हेलो फ्रेंड्स, जया क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। जया क्लासेस चैनल के माध्यम से इस समय आप पढ़ेंगे मैथ और मैथ सब्जेक्ट में हमने इस वीडियो में अपने 10 क्वेश्चन लिए हैं। वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं या उन्हीं तरह के क्वेश्चन अक्सर परीक्षा में आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं उन क्वेश्चनों में से पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 23, लौसा 460 है। इनमें से एक संख्या 92 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो जरा आप ध्यान दें, जब इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले जिसमें लौसा दिया हो, मौसा दिया हो, एक संख्या दी हो, दूसरी संख्या निकालना हो, या फिर दूसरी संख्या दी हो, एक संख्या निकालना हो, मतलब ये चार चीजें हैं इसमें, एक संख्या, दूसरी संख्या, लौसा, मौसा। इन चार में से कोई भी तीन दिया होगा और एक ज्ञात करना होगा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, एक फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणा मौसा। इस प्रकार से आप जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। अब पहली संख्या क्या है वो आप लिख लें। पहली संख्या क्या है? मीन्स एक संख्या 92। दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। दूसरी संख्या बराबर लौसा कितना दिया है? 460 और मौसा कितना दिया है? 23। आपको ज्ञात करना है दूसरी संख्या। जो ज्ञात करना है उसको हम बराबर के एक तरफ रख लेंगे और दूसरी ओर जो चीजें थी उसको हम वैसे ही लिख लेंगे और इसके नीचे आ जाएगा ये पहली संख्या। जो गुणा में रहता है वो जो है दूसरी ओर भाग में चला जाता है। तो अब देखेंगे, अगर हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो ये नीचे आएगा, अगर हमें पहली संख्या निकालनी होती तो दूसरी संख्या नीचे आती। तो जो रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम काम कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। अब आप क्या करेंगे, इसे आप देखें कि कोई ऐसा टेबल, कोई ऐसा पहाड़ा जिससे ये ऊपर नीचे कट सके या विभाजित हो सके। तो आप देखिए किससे आप इसको काट सकते हैं। देखिए 23 एकम 23 और 23 चौको न समझ में आ रहा हो तो 4 तियाएं 12 और 4 दूना 8 1 9। तो ये 23 चौको इतना हो जाएगा। देख लीजिए आप गुणा करके 23 गुणा 4, 4 तियाएं 12 और 4 दूना 8 और 1 9 92 आ रहा है। तो आपने 23 एकम 23, 23 चौको 92। अब क्या करेंगे, अब 4 का पहाड़ा पढ़ें और ये भी कट जाएगा। 4 एकम 4 और 4 के पहाड़े इसको भी काट दें। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, फिर 2 बचेगा, 20 हो जाएगा। 4 पंजे 20। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आएगा वो आ जाएगा 115 गुणा 1 था तो 115 गुणा 1 बटा 1। इसको भी चलिए जो था वो भी देखें एक बार। अब इसके बाद देखिए 115 से 1 में गुणा करेंगे तो 115 एकम 115 और नीचे जो है 1 है वो नहीं लिखना है, या यहीं पर आप कर सकते थे 115 गुणा 1 तो 115 एकम 115, यही आंसर हो जाएगा। हमें क्या करना था? दूसरी संख्या। तो ये क्या हमें मिल गया? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या बराबर 115 आ गया। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रेणी 0 2 8 18 50 0 2 8 18 50 बीच में रिक्त स्थान है और यहां आपको फिल करना है कि यहां पर क्या हो सकता है। में लुप्त पद क्या होगा? लुप्त मीन्स जो गायब है।
वो क्या होगा। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चनों को बार बार अभ्यास करने से आप सीख पाते हैं। ये एक हिसाब से रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए हम देखते हैं। यहां देखिए, इसमें दिमाग लगाना है कि किस प्रकार से ये बने होंगे जो हमें दिए गए हैं 0 2 8 18। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका जो क्रम है वो इस प्रकार से है, 2 गुणा 0 का वर्ग। फिर दूसरा वाला क्या है, 2 गुणा 1 का वर्ग। तीसरा वाला क्या है, 2 गुणा 2 का वर्ग। फिर अगला जो क्रम है वो क्या है, 2 गुणा 3 का वर्ग। जरा देख लीजिए क्या इससे ये प्राप्त हो रहा है। 2 गुणा 0 का वर्ग का मतलब 0 गुणा 0, 0 गुणा 0 वर्ग का मतलब ये हुआ। और 2 गुणा 1 का वर्ग का मतलब 1 गुणा 1। इसी प्रकार से इसको भी देखेंगे, 2 गुणा 2 का वर्ग का मतलब 2 2 बार। और ये है 2 गुणा 3 का वर्ग का मतलब 3 2 बार। अब आप जरा देखें कि 2 से 0 में जब गुणा करेंगे तो 0 आएगा, और 0 से फिर 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। और इसको जरा दूसरे अलग देखें, 2 1 कम 2 और 1 कम 2, ये 2 आ जाएगा। इसको देखें, 2 गुना 4, 4 दूना हो जाएगा। और अगला वाला देखेंगे तो 2 तिहाई 6 और 18 हमें मिल रहा है, 6 तिहाई 18। तो अगला क्रम इसी से आगे बढ़कर हो जाना चाहिए, 2 गुणा 4 का वर्ग। और आगे जो है ये भी देख लें, 2 गुणा 5 का वर्ग है। जरा देखें, 2 गुणा 4 का वर्ग का मतलब 4 2 बार, और 2 गुणा 5 का वर्ग का मतलब 5 2 बार। तो आप देखेंगे 2 चौको 8, 8 चौक 32। अगला जो पद होगा वो 32 होगा। और ये क्या हुआ, 2 10 10 50। तो देखिए क्या हो जाएगा, 50। और यहां जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है, इन सब में से देखिए 0 भी मिल रहा है, और 2 भी मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, 18 भी मिल रहा है। तो ये क्रम जो है सही है, तरीका यही है। और इसी तरह से अगला पद जो आएगा वो क्या होगा, 32 होगा, और उसके बाद 50 है। इसका मतलब तरीका यही ठीक है, इसी क्रम में इसे होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये तो देखिए आंसर हो गया इसके लिए 32। आ गया 32, यहां होना चाहिए 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक भवन की परछाई की लंबाई 10 मीटर उस समय है जबकि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है, भवन की ऊंचाई कितनी है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले एक फिगर बना लें अपने समझने के लिए। एक भवन की परछाई, तो भवन जो होता है वो ऐसे लगभग सीधा खड़ा रहता है, मकान ऐसे। चलिए ये एक भवन हो गया। अब इस भवन की जो परछाई है, वो परछाई जो होगी वो क्या होगी, थोड़ा दूर तक बनेगी ना घर से। तो एक भवन की जो परछाई की लंबाई है वो 10 मीटर है। तो देखिए जरा, परछाई की लंबाई 10 मीटर है, ये परछाई की लंबाई होगी। अब इससे क्या करेंगे, भवन के शीर्ष को आप मिला दें और इसको जरा नाम दे दें। कुछ भी आप नाम अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं ए और बी और ये सी, हमने इस प्रकार से नाम दे दिया। अब जरा देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना क्या है। ये तो हमारा क्या है, ये हमारा भवन है। क्या है, भवन। और ये नीचे क्या है, ये है परछाई। चलिए अब जरा देख लीजिए आप, एक भवन की परछाई 10 मीटर है, मतलब ये जो परछाई जो बन रही है ये कितनी है, 10 मीटर है, 10 मीटर।
ये यहां से यहां तक कितना है, 10 मीटर है। और क्या दिया है हमें, जबकि सूर्य का उन्नयन कोण, अब देखिए कोण दो होते हैं इसमें त्रिकोणमिति में, उन्नयन और अवनयन। तो आप क्या करेंगे, उन्नयन मीन्स ऊपर की ओर उठता हुआ, ये ऊपर की ओर उठता हुआ कोण बन रहा है ना, आदमी यहां से अगर देखेगा तो ऊपर की ओर ये उठता हुआ कोण है, तो उन्नयन कोण। और अवनमन कोण मीन्स ऊपर से नीचे की ओर अगर आदमी देख रहा है तो अवनमन, माने नमन मीन्स झुकना अर्थात नीचे की ओर, तो उन्नयन मीन्स उठने वाला ऊपर की ओर। ये आप ध्यान देंगे, यहां 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, भवन की ऊंचाई। तो ये है भवन, और इस भवन की ऊंचाई का मतलब है कि यहां से लेकर ये कितना है। जब हमें यहां नहीं दिया गया है तो हम क्या करें, इसको कुछ भी मान ले, चाहे ए बी एक्स एच कुछ भी, जो भी मान ले, तो हमने मान लिया एच कि एच मीटर है ऊंचाई। समझ रहे हैं अब आप। अब क्या आपको ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है यही एच की वैल्यू। लेकिन ये कैसे ज्ञात होगा, फिगर को जरा ध्यान से देखिए कि फिगर में अगर आपने त्रिकोणमिति पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये क्या है, ये है कर्ण, और ये क्या होगा, ये होगा लंब, और ये क्या है, ये है आधार। इस प्रकार से आप समझ लें। तो एक फॉर्मूला होता है इस 90 डिग्री एंगल के लिए पाइथागोरस का, जब आपको ध्यान आ रहा होगा, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, तो ये भी इसी से, मतलब इसमें यूज होता है। 90 डिग्री का ये एंगल है तब, ठीक है ना। तो चलिए अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन है, यहां तो 90 डिग्री का एंगल है ही, चलिए इसको तो समझ रहे हैं हम। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। लेकिन हमें क्या करना है जरा समझिए, हमें ज्ञात करना है, चूंकि हमें न तो कर्ण पता है और ना ही लंब पता है, और हमें वही लंब मीन्स एच मीटर जो हमने माना वही ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या कैसे करेंगे, इसके लिए जो है आप ध्यान दें, त्रिकोणमिति आप पढ़ रहे हैं तो त्रिकोणमिति का जो आपने साइन कॉस टेन और सेक कॉसेक वगैरह जो भी आपने पढ़ा, अब उस फार्मूले की ओर जरा जाएं। तो आप जानते हैं कि साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा बराबर क्या होता है बताइए, लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार होता है, और वही जो है हमारे लिए काम का है यहां, जिसमें लंब और आधार की हमें जरूरत है, क्योंकि ये देखिए लंब है और ये क्या है, आधार है। तो लंब और आधार की हमें जरूरत है, यही दो चीजें हमारे पास हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो लंब और आधार से संबंधित फॉर्मूला हम लगाएंगे, तो हम लगाएंगे tan का, tan थीटा, और यहां थीटा मीन्स डिग्री जो दिया कितना, 60 डिग्री। tan 60 इज इक्वल टू, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, आपको समझने के लिए इसको लिख रहे हैं। तो लंब बटा आधार, चलिए देखिए लंब क्या है, h, आपने h माना है ना, और आधार क्या माना है, मीटर कर लें, और आधार आपने क्या माना, आधार तो दिया है ना, आधार मानने की जरूरत ही नहीं, मैं तो दिया गया है 10 मीटर। अब क्या करेंगे, मीटर से ये मीटर डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद आप देखेंगे h बटा 10 ये बचा। अब आप tan 60 की वैल्यू रख देंगे, क्या करेंगे, tan 60 की वैल्यू, और tan 60 का मान कितना होता है, √3, ये थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा, tan 60 का मान √3, और ये h 10 हो गया, मीटर तो कट गया। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इससे यहां गुणा हो जाएगा, मतलब √3 में 10 से गुणा हो जाएगा,
इंटू एच, सॉरी इक्वल टू एच। एच मीन्स यही हाइट हमें ज्ञात करना था, और एच इज इक्वल टू √3 इंटू एच, या 10 इंटू √3। अब आप जरा ध्यान दें, √3 की वैल्यू क्या होती है ये आपको याद करना पड़ेगा, या फिर क्वेश्चन में दिया भी रहता है। तो √3 इक्वल टू क्वेश्चन में दिया भी रहता है, और अगर नहीं है तो आपको याद रहना चाहिए 1.732। चलिए 1.732 इसकी वैल्यू है, तो यहां रख देते हैं हम क्वेश्चन में अपने 1.732 इंटू 10 इक्वल टू एच। अब ध्यान दें 10 से इसमें गुणा करना है। गुणा करने में क्या हो जाएगा, चलिए दशमलव को हम भूल जाते हैं और गुणा करते हैं, तो इतना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। हम लोग नहीं याद रख रहे हैं, और 10 से गुणा करेंगे तो एक जीरो संख्या में बढ़ जाएगा। लेकिन अब जरा ध्यान दें, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3, तो 1 2 3, 3 अंक के पहले दशमलव लगना चाहिए यहां पर। तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा 717.32, और जीरो भी आप चाहें तो लिख दें और चाहें तो ना लिखें। इतना मीटर हो जाएगा एच की वैल्यू। समझ गए होंगे अब एच इक्वल टू कितना आ गया, 10 मीटर आ गया। ऊंचाई जो है कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सॉरी मैंने 10 मीटर कह दिया, ऊंचाई कितनी हो गई, 17.32 मीटर। ऊंचाई कितनी निकली, 17.32 मीटर, ये आ गई एच की वैल्यू, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज के दो कोणों के माप क्रमशः 48 अंश तथा 112 अंश है, तीसरे कोण का माप कितना होगा। तो देखिए त्रिभुज जो है इस आकार का होता है ऐसे, और त्रिभुज के अंदर के जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 1 2 और 3, 3 कोण होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, अंतः कोणों का, अंतः माने अंदर के, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। चलिए देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 अंश। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, जिसमें से हमें क्या दिए गए हैं, 2 कोण दिए गए हैं। और 2 कोण कौन कौन से दिए गए हैं, एक 48 अंश दिया है और दूसरा 112 अंश दिया है। तो अब इनको जरा हम नाम दे दें, थोड़ा सा, चाहे नाम दे दिए चाहे ऐसे ही समझिए। 3 कोणों का योग जो है, चलिए हम नाम दे देते हैं तो थोड़ा सा आपको आराम हो जाएगा समझने में, ए बी और सी। तो देखिए कोण कौन कौन से हुए इनमें 3, एक तो कोण हो गया ए बी सी, एंगल ए बी सी, बीच वाले को हम ध्यान देते हैं, ए बी सी का मतलब ये एंगल। अब दूसरा कोण जो है वो बी सी ए हो जाएगा, बी सी ए मतलब ये बीच में आया तो ये वाला हो गया। तीसरा एंगल क्या हो जाएगा, तीसरा एंगल हो जाएगा सी ए बी, सी ए बी, ये 3 एंगल हो गए। अब समझ लीजिए इन तीनों एंगलों का सम जो है, योग 180 अंश होगा। तो आप जरा देखिए, पहला कोण क्या, ए बी सी, प्लस दूसरा कोण बी सी ए, तीसरा कोण सी बी बराबर 180। अब 2 कोण ये कोई भी हैं, फिगर में मैंने तो ये नहीं रखा कि कौन
लेकिन मान लेते हैं कि ये 48 अंश है और एक कोई कोण 112 अंश को मान लेते हैं, 112 अंश। तो चलिए जरा देखिए, अब CAB आपको पता हो गया, CAB कितना है 48, तो CAB कहां है जरा देखिए, CAB ये 48 अंश हो गया, प्लस दूसरा क्या है BCA हमें ज्ञात है, BCA ज्ञात है कितना 112 अंश, और तीसरा जो है वो ABC है मतलब B वाला, ये हमें नहीं पता है। ऐसा समझ लेते हैं क्योंकि हमें क्वेश्चन में तो ऐसा दिया नहीं है कि ABC वगैरह, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा कि इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। तो आप जरा देखिए, इसको हम इस प्रकार से समझेंगे, ये अब जरा देखिए कि ये एक तीसरा कोण कोई भी हो, नाम दिया है आप अपने से भी नाम दे सकते हैं, इन दोनों को जरा जोड़ लीजिए, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6 और 1 160 इक्वल टू 180 डिग्री। अब जरा ध्यान दें, एंगल ABC मीन्स तीसरा कोण बराबर जब करेंगे तो ये इक्वल के बाद जो था बराबर के बाद वो लिख लेंगे, और इक्वल के पहले जो है वो प्लस में है उस तरफ जाएगा तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, -160 इक्वल टू 20 डिग्री। ABC या तीसरा कोण या ABC, ये मैंने तीसरा कोण को नाम दिया है ABC, क्योंकि आपके क्वेश्चन में तो ABC है नहीं, लेकिन तीसरा कोण हम ज्ञात कर रहे हैं, तो तीसरा कोण कितना हो गया 20 अंश, तीसरा कोण कितना हो गया 20 अंश हो गया। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, इस कोण का माप कितना है? तो जरा ध्यान दीजिए, एक कोण अपने संपूरक कोण का, देखिए जब संपूरक आए तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 180 अंश, तुरंत क्या दिमाग में आना चाहिए 180 अंश। कोटि पूरक आए तो आपके दिमाग में आना चाहिए 90 अंश। ये दो चीजें आप दिमाग में रखिएगा। तो जब संपूरक कोण है तो 180 अंश से इसका मतलब है, ये दिमाग में रखिए। अब एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/5 है, तो एक कोण जो है पता नहीं है वो है क्या, आप मान लें कि एक कोण माना क्या है x अंश है। अब एक कोण अगर x अंश है तो संपूरक कोण जो दूसरा होगा उसका संपूरक कोण वो क्या होगा, इसका संपूरक कोण क्या हो जाएगा x अंश का संपूरक कोण, संपूरक कोण हो जाएगा 180 ऋण x अंश, इस प्रकार से हो जाएगा। क्योंकि x अंश का जो संपूरक कोण होगा वो होगा 180 अंश, तो इसका जो देखिए 180 अंश माइनस x हो गया दूसरा कोण, दो कोण मिलकर क्या करेंगे 180 अंश कंप्लीट करेंगे, 180 अंश कंप्लीट करेंगे दो कोण मिलकर, जिसमें से आपने एक कोण क्या मान लिया, एक कोण आपने मान लिया x अंश, एक कोण आपने मान लिया x अंश, और इसका संपूरक कोण क्या होगा इतना हमने जो समझा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें करना है, क्वेश्चन के अनुसार क्या है, एक कोण मींस x अंश अपने संपूरक कोण का 1/5 है, मतलब x अंश जो है वो अपने संपूरक कोण का मींस गुणा 1/5 है, इस प्रकार समझ लें आप। तो देखिए एक कोण जो आपने माना, एक कोण जो आपने माना x अंश,
उसी का ये संपूरक कोण है। क्या? 180 अंश ऋण x अंश। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या क्वेश्चन के अनुसार आप क्या कर रहे हैं, जो एक कोण है वो अपने संपूरक का 1/5 है। तो अपने संपूरक ये हुआ, उसका का मीन्स गुणा 1/5। इस कोण का माप मीन्स x की वैल्यू आपको बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। आप जरा ध्यान दें, ये पूरा पार्ट समझ लीजिए ऊपर है और ये क्या है, बटा में 5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करें तो इस प्रकार होगा, 5 से गुणा हो जाएगा x अंश में, बराबर 180 अंश ऋण x अंश हो जाएगा। अब जरा ध्यान दें आप, अब क्या होगा, 5 से x में गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 5x अंश, और ये माइनस x अंश अगर हम बराबर इसको ले आए, इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस x अंश, और 180 अंश इधर बचा लिख देंगे। 5x अंश में 1x अंश जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6x अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। अब 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री और x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां ये क्या है, गुणा में है, जब कोई साइन नहीं है। गुणा में है तो ये दूसरी ओर क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, भाग में। अब 6 से इसको भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, और ये 0 मीन्स 30 अंश। x की वैल्यू कितनी आ गई, 30 अंश आ गई। और हमें ज्ञात क्या करना है, इसी x की वैल्यू ज्ञात करना था। तो कोण कितना हो गया, 30 अंश हो गया। लेकिन हमें इसी कोण का ही तो बताना था, इस कोण का माप कितना है, तो कोण जो है कितना आ गया, ये 30 अंश आ गया। लेकिन अगर आप की जांच करना चाहते हैं तो आप उत्तर की जांच कर लें, लेकिन पहले क्या करें, संपूरक कोण निकालें। अब इसका तो संपूरक कोण कितना हो जाएगा, 180 अंश ऋण 30 अंश, इसका मतलब 150 अंश। अब 150 अंश और 30 दोनों को जोड़िए तो 180 अंश हो जाएगा। तो आप ध्यान दें कि ये जो है क्या है, 30 अंश आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 सेमी व्यास के जस्ते के गोले को पिघलाकर इससे 1 सेमी व्यास वाली कितनी गोलियां बनेंगी। तो जब इस तरह की बात आएगी, कोई चीज पिघलाकर और उससे पुनः कुछ दूसरे माप का बनाना है, तो ऐसी दशा में आप क्या करेंगे, हमेशा जो है ध्यान देंगे कि पहले जो है उसका हमें आयतन ज्ञात करना है। क्या करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो 16 सेंटीमीटर व्यास के जस्ते के गोले को पिघलाया जा रहा है, तो 16 सेंटीमीटर व्यास वाले उस गोले का आयतन हमें ज्ञात करना है। तो व्यास कितना है, 16 सेंटीमीटर, व्यास बराबर 16 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी r बराबर, r से लिखते त्रिज्या, त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटा 2, और 2 16, 8 सेंटीमीटर आएगा। ये आ गया, क्या है ये, त्रिज्या है। तो देखिए त्रिज्या निकाल आई किसकी, बड़े वाले गोले की त्रिज्या निकाल आई। अब इस गोले का आयतन भी इससे निकाल लें। आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब, इस प्रकार से आप लिखेंगे। तो जरा देखें इसका आयतन क्या निकलेगा, 4/3 गुणा
पाई गुणा आर क्यूब। आर मतलब त्रिज्या, 8 का क्यूब मतलब 8 को 3 बार हम लिखेंगे गुणा करके। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4/3 गुणा पाई गुणा 8 गुणा 8 3 बार, ऐसे। ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो हो गया आयतन, समझ लेते हैं, ठीक है ना। इतना सेमी क्यूब अभी निकलेगा, ये आयतन हो गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे क्या, ये तो बड़े वाले गोले का निकाल लिया हमने आयतन। अब छोटे वाले गोले का आयतन निकाल लें जरा। तो छोटे वाले गोले का व्यास कितना है? छोटे वाले गोले का व्यास हमें दिया गया है 1 सेंटीमीटर, और इसका जो है त्रिज्या r बराबर हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। में आ गया आपको। अब क्या करें, अब इसका भी आयतन जरा निकाल लें। इसका आयतन क्या होगा? आयतन जब निकालेंगे तो फॉर्मूला तो वही है, 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 और पाई आर क्यूब मीन्स पाई इंटू आर क्यूब 1/2 की घात। इसका मतलब 4/3 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2। तो आप देखिए जरा, कुछ इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से इसको काट देंगे, 2 दूना 4, फिर 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये भी कट जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे बचा क्या ऊपर। अब ऊपर बचा है 1 गुणा पाई गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1। तो इसको कर लीजिए, क्या हो जाएगा, गुणा कर लीजिए। 1 गुणा पाई, तो पाई एक कम पाई, फिर पाई से 1 में गुणा पाई एक कम पाई, फिर 1 में गुणा पाई एक कम पाई, फिर गुणा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, पाई बटा नीचे क्या बचा है, 3 गुणा 1 गुणा 2। यहां भी 1 है, 3 गुणा 1, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 और 3 दूना 6/6 हो जाएगा। कुल मिलाकर पाई बटा 6 आ गया। अब क्या करेंगे, ये हो गया इसका आयतन छोटे वाले का। हमें क्या करना है, हमें जो है गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। हमें क्या करना है, गोलियों की संख्या ज्ञात करनी है। कितनी गोलियां बनेगी बता रहा है ना। तो ऐसे में गोलियों की संख्या बराबर बड़े वाले गोले का आयतन, बड़े वाले गोले का आयतन बटा छोटे वाले गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन, यही आपको करना है। तो बड़े वाले गोले का आयतन आप ऊपर रख दीजिए। बड़े वाले गोले का जब आप आयतन रखेंगे ऊपर तो कितना रखेंगे, जो आपने निकाला है, क्या निकाला है, ये आपने पूरा सॉल्व नहीं किया, ऐसे ही निकाला है, 4/3 पाई 8 गुणा 8 गुणा 8, इस प्रकार से ना। तो आप रख दें पाई, सॉरी 4/3 गुणा पाई गुणा 8, 8 गुणा 8 बटा, बटे का मतलब होता है भाग। तो यहां चाहे आप बटा ही लिख लें चाहे भाग लिख लें, जो इच्छा हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अगर बटा लिख रहे हैं तो फिर इसके नीचे लिखेंगे इस प्रकार से, या फिर आप ऐसे लिखें, थोड़ा तिरछा हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए देखिए जरा, इतना बटा छोटे गोले का आयतन। छोटे गोले का आयतन क्या है, बटा 6।
अब आप इसी को सॉल्व करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, अब सॉल्व करने के लिए बिल्कुल आसान है। आप इसी को फिर से लिख लें, 4/3 गुणा पाई गुणा 8 गुणा 8 गुणा 8। और ये जो क्या होता है कि बटा का मतलब होता है भाग, होता है बटा का मतलब। और भाग को हम गुणा में जब बदलते हैं तो क्या करेंगे, यहां हमने गुणा इसीलिए लिखा, और इसको जो है उल्टा कर देंगे, मतलब पाई/6 जो है ये 6/, हो जाएगा। नीचे वाला अगर बटे में है तो गुणा में जाकर गुणा होकर ऊपर जो है इसको उल्टा करके लिख देंगे। आप इतना ही समझिए तो आपको हमेशा आसान रहेगा। और ऊपर की चीजें ऊपर रहेंगी और नीचे की चीजें नीचे, तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे काट सकते हैं, पाई से पाई कट गया। अब देखिए 3 से 3 एकम 3 और 3 6, ये भी देखिए कट गया। इस प्रकार से 3 दूना 6। तो अब बचा क्या, नीचे तो 1 और 1 है, यहां कुछ नहीं, गुणा रहता है। तो अब ऊपर क्या है, ऊपर बचा 4 एकम 4 और 4 दूना 8, समझ लो ये भी हो गया। और 3 8 पहले से ही है, इनको भी ऐसे रख लीजिए। 1 8 तो हमें 4 से 2 में गुणा करने से प्राप्त हुआ, 4 दूना 8। 3 8 पहले से 8 2 8 3 8, तो ये हमने लिख दिया 3 बार इसको। और बटा नीचे 1 गुणा 1 मीन्स कोई वैल्यू नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप क्या करें, इसको आप गुणा कर लें, 8 ढाई 64, और फिर 64 से 8 से गुणा करेंगे, फिर 8 से गुणा करेंगे, तो इस प्रकार से आ जाएगा 4096। ये आपका आंसर हो जाएगा। इतनी गोलियां बनेगी। कुल मिलाकर जब भी बड़े गोले को पिघलाकर छोटे गोले के हिसाब से गोली उसी में बनाना है, तो हम बड़े गोले का आयतन बटा छोटे गोले का आयतन हमेशा कर देंगे और आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला हमारा क्वेश्चन है, रुपया 4000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष 3 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो, जबकि ब्याज क्या है, वार्षिक देय हो। ब्याज कैसा देय है, वार्षिक। तो आप जरा ध्यान दें कि आप इनको कैसे सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए चक्रवृद्धि ब्याज है ये, और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमें मिश्रधन निकालना होगा, तो आसान हो जाएगा। हम पहले क्या करेंगे, मिश्रधन निकालेंगे। लेकिन यहां जो समय हमें दिया गया है 2 वर्ष 3 माह दिया गया है, पहले सब चीज लिख लिया करें हमेशा। देखो आपको ये जो दिया गया है ये क्या है, पी है, मूलधन है, जितने रुपए पर हम ब्याज, जितने रुपए पर ब्याज लगेगा, जितना रुपया हमने लिया किसी से। और ये क्या है, आर है, चाहे आर कैपिटल या स्मॉल दोनों तरह से लिखा रहता है। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये। और ये क्या है, टाइम मीन्स समय, कितना है, 2 वर्ष 3 माह। इसी को आपको ध्यान देना है, क्योंकि न ये वर्ष पूरा कंप्लीट नहीं है, 2 वर्ष और 3 माह है, तो इसको पूरे को वर्ष बनाइए। तो आप इसको इस प्रकार से कर सकते हैं, 3 माह, माह को वर्ष बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। एक वर्ष में कितने माह होते हैं, 12 होते हैं। मैंने आपको लगभग वीडियो में ये बताया था कि जब छोटी चीज को बड़ा बनाना हो, तो माह छोटा है, वर्ष बनाना है तो बड़ा है ना, तो छोटी चीज को बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, बड़े वाले की वैल्यू से भाग दे देंगे, भाग देना होता है। तो इस प्रकार से आप कर लेंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 4 दूना 8 और 1 9, 9/4 वर्ष हो गया। ये क्या हो गया, 9/4 वर्ष। अब जरा ध्यान दें
हमें जो सॉल्व करना है, चाहे आप 9/4 वर्ष रख के वैल्यू निकाल लें, या चाहे इस तरह के क्वेश्चन के लिए एक फार्मूला होता है, उसको भी हम आपको बता देना चाह रहे हैं कि फार्मूला क्या होता है। जब वर्ष में, जब समय जो है वर्ष और महीने में दिया हो, तब हम क्या करेंगे, तो हमें मिश्रधन निकालना होगा। पहले मिश्रधन तो हमें निकालना ही है ब्याज के लिए। तो मिश्रधन इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा हमारा P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 घात समय। तो देखिए यहां जो है फार्मूला, इसके लिए क्या होगा, समय जो है हमारा 2 भाग में है, 2 वर्ष और 3 महीने। तो इसको हमें 2 भाग में एक फार्मूला इस प्रकार से लिखना है। क्या, एक धन, इसको अब हम देखेंगे 3 माह जो है, अगर इसको हम अगले 3 माह को अगर वर्ष बनाए तो 3 माह का वर्ष कितना आया, 1/4 वर्ष। कितना आया, 2 वर्ष तो ये कंप्लीट है और 1/4 ये बना, तो 1/4 वर्ष हुआ। 3 माह बराबर 1/4 वर्ष। ना समझ में आ रहा हो तो आप इसको अलग से बना लें, कि मैंने अभी आपको बताया वही चीज है यहां, लेकिन आप फिर से अगर चाहें तो इसको लिख सकते हैं इस तरह से, 3 माह बराबर 3/12 और 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसका मतलब 1/4 वर्ष। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। 1/4 वर्ष जो हुआ उसी को देखिए, अगर इस तरह दिया है हमें 2 पार्ट में, तो हम क्या करेंगे, पहले जो है इसको बना लिया हमने 1/4 वर्ष, और यहां कंप्लीट जितना था, जितना वर्ष, उसके लिए आपने यहां 2 लिख दिया, 2 वर्ष कंप्लीट था, और 3 माह का मतलब 1/4, तो ये 1/4 गुणा R हो जाए, और बटा वही 100 है। इस प्रकार से हम इसको लिख लेंगे। तो ध्यान देना है कि जब हमें कंप्लीट ईयर में न दिया हो समय, महीने में दिया हो, तो हम या तो उसको इस तरह से बना लेंगे 9/4 करके, जो मैंने बनाया पहले इस तरह से ये, और दूसरा या फिर हम इस बनाएंगे इसको 1/4 वर्ष, और 2 पार्ट में हम इसको फिर इस तरह से लिखेंगे, मिश्रधन बराबर, ये फार्मूला बन जाएगा। देख रहे हैं, चलिए अब क्या करेंगे, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर लें। तो ये सब डायरेक्ट आप जो है, P क्या है, P की वैल्यू कितनी है, 4000 रख दीजिए, और 1 प्लस R कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, अपॉन 100 टू द रेज 2। ये जो लाइन को हम हटा दें, नहीं तो कहीं आप इसको बटे की लाइन समझ बैठेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्या हो गया। चलिए हाँ, चलिए देखते हैं हम। कुछ डिस्टर्ब हो गया है। अब हम सॉल्व करते हैं इसको फिर से। इंटू 1 प्लस 1/4 इंटू R 10 अपॉन 100, आप इस प्रकार से लिख लेंगे। अब जरा ध्यान दें कि इसको हम और आगे कैसे लिखेंगे। तो इसको और आगे लिखने के लिए 4000, ये गुणा हो जाएगा, यहां पर कुछ नहीं है, गुणा का चिन्ह रहेगा, रहे या ना रहे, लिखें या ना लिखें, वो गुणा रहेगा ही, ठीक है ना। और 10 एकम 10, 10 100, तो ये हो गया 10 एकम 10 और 1 11,
11/10 की घात 2, इस प्रकार से, इंटू यहां क्या हो जाएगा, ये जो है आपका 1 प्लस 10/4 ये हो जाएगा, तो 10 ऊपर और नीचे 4 गुणा 100, ऐसे हो जाएगा। अब जब 10 से कम 10, 10 10 100, इस तरह से हो जाएगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 4000 गुणा 11/10, 2 बार, तो इसको हम 11/10 2 बार घात जितना रहेगा उतनी बार हम में लिख लेंगे। फिर गुणा 10 एक कम 10 और एक 11, सॉरी अभी नहीं, 10 चौक 40 और 40, अब इसको डायरेक्ट हम कर ले तो 10 चौक 40, 40 एक कम 40 और एक 41 हो जाएगा, 41/40, ये ऐसे। अब इसी को हमें सॉल्व कर लेना है, तो सॉल्व करने का मतलब 1 0 2 0 और ये 3 0, 1 0 2 0 3 0 कैंसिल हो गया, 4 एक कम 4 और 4 एक कम 4, ये भी हो गया। आप जरा देखिए क्या मिला। अब हमारे पास जो बचा वो है 11 गुणा 11 गुणा 41, तो 11 11 121 गुणा 41 से और इसमें गुणा कर लेंगे तो हमें मिल जाएगा 4961। देखिए 41 एकम 41 का एक हासिल 4, 41 दूना 82 और 82 4 86 का 6 हासिल 4 हासिल 8 और 41 एकम 41 और 8 49। तो इतना जो है आपका आंसर आया। ये क्या है, नहीं सॉरी अभी आंसर नहीं आया, अभी तो हम मिश्रधन निकाल रहे हैं ना। अभी हम क्या निकाल रहे हैं, मिश्रधन। ये आया मिश्रधन। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। हमें क्या निकालना है, ये देखिए निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो हम चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। ये मिश्रधन निकल चुका है, अब मिश्रधन निकल गया है तो फिर आसान हो गया है हमारे लिए। हम जो है चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। मिश्रधन निकल गया और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्रधन ऋण मूलधन। मिश्रधन ऋण मूलधन, तो मिश्रधन कितना है 4961, मूलधन कितना था 4000, तो 961 जो है आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। 961 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा आपका। यही आपका आंसर क्वेश्चन के लिए। आपको समझाने के लिए मैं एक एक स्टेप हर जगह काट रहा हूं और इसको समझा रहा हूं कि आपको तनिक भी दिक्कत ना आए, आप आसानी से इसको समझ सकें। अन्यथा ये बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा जब आपको आने लगेगा तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति देखते हैं, एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किमी जाने में तथा धारा के विपरीत 24 किमी जाने में प्रत्येक दशा में 6 घंटे लगते हैं। धारा का वेग ज्ञात कीजिए। धारा का क्या वेग है ये आपको ज्ञात करना है। तो जरा देखिए कि एक व्यक्ति को धारा की दिशा में 36 किमी जाना है और धारा के विपरीत 24 किलोमीटर जाना है और दोनों में जो है उसे समय उतना ही लगता है 6 घंटे ही। तो धारा का वेग क्या है ये आप निकालेंगे। तो ऐसी दशा में सबसे पहले आप ध्यान दें कि व्यक्ति जो है एक बार धारा की दिशा में जा रहा है, एक बार धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है। तो इसके लिए जो है आप क्या करें, पहले जो है इनसे जो दिया गया है हमें समय कितना दूरी तय कर रहा है, पहले धारा के विपरीत धारा की दिशा में 36 किलोमीटर और समय कितना लग रहा है 6 घंटा। तो धारा की दिशा में हम पहले इसकी चाल निकाल लें।
धारा की दिशा में चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। फॉर्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। उसी को यूज किया 36 किमी बटा समय 6 घंटे। अब आप जरा ध्यान दें, 6 एकम 6 और 6 छंग 36, मतलब 6 किमी प्रति घंटा। इसको ना भूलिएगा, 6 किमी प्रति घंटा हो गया। ये हो गया चाल धारा की दिशा में। धारा की दिशा में चाल कितना आ गया? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत भी निकाल लें। धारा के विपरीत चाल, धारा की कैसे निकाल लेंगे? दूरी कितनी है? 24 किमी। समय कितना है? 6। 6 चौको 24, 4 किमी प्रति घंटा। ये भी आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? धारा का वेग हमें ज्ञात करना है। तो धारा के वेग के लिए हम एक फार्मूला लगाएंगे। जब धारा की विपरीत दिशा और धारा की दिशा में चली गई दूरी हो, या इस तरह का जब क्वेश्चन हो, तो इसके लिए जो है धारा का वेग बराबर होगा 1/2 x ऋण y किमी प्रति घंटा। अब x क्या है यहां, वो आपको बता देते हैं। x का मतलब है धारा की दिशा में चाल, ये क्या है? x, और ये हो गया y। धारा की दिशा में चाल और धारा के विपरीत दिशा में चाल। तो आप देखेंगे इन्हीं की वैल्यू हमें यहां रखनी है। 1/2 और धारा की दिशा में जो चाल है वो है 6 किमी प्रति घंटा, ऋण y में 4 किमी प्रति घंटा, और इतना किमी प्रति घंटा। अब आप जरा देखें, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 यहां इंटू है, जब कुछ नहीं है तो आप ये समझ लें, हमेशा याद रखें 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएगा। 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 के टेबल से या 2 के पहाड़े से ये विभाजित हो जाएगा। तो ऊपर के पार्ट में कितना बचा? 1 1 एकम 1, और नीचे क्या है? 1। तो हम इसको नीचे वाले 1 को नहीं लेते हैं और इस प्रकार से लिखेंगे 1 किमी प्रति घंटा। ये आपका आंसर हो गया क्या? धारा का वेग या धारा की चाल। समझ गए होंगे, इसको आप नोट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 है रुपया 675 को ए तथा बी में 5:4 के अनुपात में बांटिए। तो आप हमेशा ध्यान देंगे, जब अनुपात का मामला आए तो अनुपात में आनुपातिक योग निकाल लेंगे और उसी से पार्ट निकाल लेंगे। आनुपातिक योग क्या हो जाएगा? जो अनुपात दिया है उसका योग मीन्स 9 आ गया। जब आनुपातिक योग 9 आ गया तो 5 वाले का अनुपात क्या होगा? 5 मीन्स ए का है ना, ए का 5 है, बी का जो है 4 है, तो ए का हिस्सा क्या होगा या ए का भाग क्या होगा? ए का भाग होगा कितने में से? टोटल तो 675 है ना, इसी को बांटना है ना 2 लोगों में, और 5:4 में। तो इन 5:4 को जब हम आनुपातिक योग कर लेंगे, उसके बाद एक का किसी का निकालेंगे। तो एक मतलब कोई भी, पहला या दूसरा, तो हम पहले वाले का निकाल रहे हैं मीन्स ए का, तो ए का पार्ट क्या होगा, ए का भाग क्या होगा, इस प्रकार से लिखेंगे। और बी का भी ऐसे ही लिखेंगे,
तो पहले चलिए ए का निकाल लें। 9 से इसको विभाजित कर दें, अगर भाग हो रहा हो तो देखिए कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63, 63 तो कितना बचेगा, 4 बचेगा और 45 हो जाएगा, 9 पंजे 45, 75 गुणा 5, 75 गुणा 5 आप कर लें तो क्या हो जाएगा, चलिए गुणा कर लें 75 में 5 से, तो 5 पंजे 25 का 5 हासिल 2 और 35 और 2 37, 375 आ गया। ये किसका आ गया, ए का भाग। अब जरा आप बी का पार्ट निकाल लें, या बी का भाग क्या हो जाएगा, तो कितने में से, धनराशि तो वही है लेकिन इसका जो पार्ट है वो 4 और आनुपातिक योग 9, इस प्रकार से लिख लेंगे। 4 के अनुपात में इसको बांटना, उसको 5 के अनुपात में, तो चलिए 4 अनुपात 5 के अनुपात में देखिए बांटना था, पहले वाले का पार्ट आपने निकाला, दूसरे वाले का पार्ट भी वैसे ही निकाल लेंगे। 9 एक कम 9 और 9 से इसको भाग देंगे, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45, तो 75 गुणा 4 हो जाएगा। ये 4 पंजे 20 का 0 हासिल 2, 4 सत्ते 28 और 2 30, इस प्रकार से ये 300 आ गया। अब देख लेंगे कि दोनों का पार्ट निकल आया अलग अलग, हमें यही बताना था कि दोनों का क्या होगा। 675 को ए तथा बी में 5 अनुपात 4 के अनुपात में बांटना था, तो ए का भाग कितना हो गया, 375 और बी का भाग हो गया 300, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और दोनों को जोड़ लें जरा तो क्या हो जाएगा, सॉरी क्या हमने लिखा है, हाँ ठीक है, दोनों को जोड़े जरा, 375 और 300 कितना हो जाएगा, 675, यही धनराशि हमारे पास कुल थी, तो आंसर हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन क्या है, अरुण ने एक कुर्सी रुपया 980 में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी, कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब जरा ध्यान दीजिए कि कुर्सी जो है उसने खरीदी कितने की, अरुण ने एक कुर्सी 980 रुपए में खरीदी, तो ये हो गया उसका क्रय मूल्य, खरीदने का मतलब क्रय करना, ये हो गया क्रय मूल्य कितना, 980 रुपया। और जिस प्रतिशत दर पर उसने भेजा, अच्छा सॉरी 5% हानि पर उसने बेचा, तो कुर्सी का विक्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। अब देखिए इस तरह के जब क्वेश्चन आए, चाहे हानि पर बेचने की बात हो या लाभ पर बेचने की बात, अगर लाभ पर बेचने, देखिए अगर हम जितने का खरीदे हैं उतने का ही बेच दें, जितने का खरीदा उतने का ही बेच दें, तो 100% पर बेच दिया, मतलब जितने खरीदा उतने का ही। और अब देखें जरा, अगर कुछ प्रतिशत लाभ पर बेचेंगे तो उसको 100 में जोड़ देंगे, और कुछ प्रतिशत हानि में बेचेंगे तो उसको जो है घटा देंगे 100 में से, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। विक्रय मूल्य निकालने के लिए आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य बराबर आप क्या लिखेंगे, क्रय मूल्य और गुणा आप 100 में से 5 घटा देंगे क्योंकि हानि हो रही है, और बटा 100 कर देंगे। अगर लाभ होगा तो क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे, यही आप दिमाग में रखिएगा। तो 980 गुणा ये हो जाएगा 95 बटा 100। अब क्या करें, आप इसको अब आगे सॉल्व कर लें। कैसे करेंगे, एक जीरो से एक जीरो आपने काट दिया, और क्या करें, 5 दूना 10, 5 एकम 5, 4 बचेगा, 5 नवा 45, इस प्रकार से आपने काट दिया।
और ये जो है 5 दूना 10 कट गया था, तो फिर 2 से भी काट दिए, 2 2 और ये कटेगा 2 चौको 8, 1 18, 2 18, कुल मिलाकर 49 गुणा 19 हुआ। क्या बचा? 49 गुणा 19। नीचे कुछ है ही नहीं, एक है तो एक माना नहीं जाएगा, उसको नहीं लेना है। अब 19 से इसमें गुणा करिए तो 19 नौया 171 का 1 और 17 बचेगा, 19 चौक 76, 76 और 17 93, तो 931 हो जाएगा। ये क्या हो गया? विक्रय मूल्य 931 रुपये आ गया आपका आंसर। यही हमारा उत्तर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गया होगा। हमेशा आपको बस ध्यान देना है, क्वेश्चन को देखते ही अगर 5% हानि हुआ है तो 100 ऋण 5 मीन 95 से 95/100 से गुणा कर देंगे विक्रय मूल्य निकालने के लिए। अगर लाभ हुआ है तो क्या करेंगे? 105 हो जाएगा, 100 धन 5 तो 105/100 हो जाएगा और क्रय मूल्य। बस बिल्कुल आसान तरीका है, तो आप इस प्रकार से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा देखिए इस वीडियो में 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन आपने पूरे के पूरे सॉल्व भी कर लिए हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।